अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीडिएटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने लगे। मीडिएटर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट द इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, कुछ होंगे जो इनिशिएट करेंगे और कुछ होंगे जो उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, और कुछ इसके बाद जो है ना एंटी इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स भी होते हैं जो कि इस इन्फ्लामेशन को स्टॉप कर देते हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसोएक्टिव अमाइंस आते हैं, लिपिड प्रोडक्ट्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स जो कि मेम्ब्रेन लिपिड की ब्रेकडाउन, एराकिडोनिक एसिड की ब्रेकडाउन से आते हैं। इसके बाद साइटोकाइंस हो गए जिसमें कीमोकाइंस वगैरह शामिल हैं, प्रोडक्ट्स जो है ना कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स की प्रोडक्शन जो होती है ये सेल डिराइव्ड भी हो सकते हैं और प्लाज्मा डिराइव्ड भी हो सकते हैं। लाइक लोकली सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्लड प्लाज्मा है वहाँ से भी डिराइव हो सकते हैं। जो ब्लड प्लाज्मा वाले होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो जाके जो टिश्यू होते हैं टारगेट टिश्यू वहाँ पे जाके एक्टिव होते हैं। जो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं ये प्री फाउंड पड़े होते हैं सेल्स के अंदर, और जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है तो ये जो है ना डिग्रेनुलेट हो जाते हैं। ये इन सेल्स के ग्रेन्यूल्स जो है ना इनको खाली कर देते हैं। लाइक ग्रेन्यूल से ये ना बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइंस वगैरह है। इनमें जो सेल टाइप्स इंक्लूडेड हैं वो मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और मास्ट सेल्स। ये जो है ना सेल डिराइव्ड मीडिएटर जो है ना प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद प्लाज्मा डिराइव्ड है जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वगैरह। ये सर्कुलेशन में इनएक्टिव होती हैं, जब टिश्यूज़ पे जाएंगे तब एक्टिव होंगे और मेनली लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। एक्टिव मीडिएटर्स जो है ना ऐसे नहीं प्रोड्यूस होते जब तक कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन ना करानी हो। ठीक है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स कोई सिग्नलिंग उसको ना मिले कि जो है ना इन्फेक्शन का, तब तक वो एक्टिव नहीं होते। या फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, नेक्रोटिक सेल्स वगैरह हो गए, इनसे कोई स्टिमुलस जब तक ना मिले तो एक्टिव नहीं होते। मोस्ट ऑफ द मीडिएटर्स आर शॉर्ट लिव्ड, अपना काम करके जो है ना ये चले जाते ख़त्म हो जाते हैं। वन मीडिएटर कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अनदर मीडिएटर। लाइक जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के प्रोडक्ट्स हमने उन्होंने हिस्टामिन रिलीज़ को जो है इंक्रीज़ करा, हिस्टामिन और साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को। ये जो है ना फर्दर कीमोकाइंस की रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है, लाइक इंटरल्यूकिन 1 वगैरह और कुछ और कीमोकाइंस। अब इसके बाद जो है ना वेसोएक्टिव अमाइंस है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, ये जो है ना ये दोनों ये मीडिएटर जो है ना प्री फॉर्म पड़े होते हैं इन द सेल्स, और ये जो कि पहले से ही प्री फॉर्म पड़े होते हैं, इसलिए फर्स्टली जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन करानी होती है ये सबसे पहले जो है ना इन्हीं ये मीडिएटर्स ही जो है ना रिलीज़ होते हैं। तो हिस्टामिन का क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं? मास्ट सेल्स में होते हैं, मेनली मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन से आते हैं। इसके अलावा बेसोफिल और प्लेटलेट्स में भी हिस्टामिन जो है ना सिंथेसाइज हुआ पड़ा होता है, उधर जो है ना उसके ग्रेन्यूल्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। इसके बाद एक्शन इसका क्या है? वेजोडाइलेशन है, इंक्रीज परमिएबिलिटी एंड एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन है। जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि वेजोडाइलेशन होती है, उसके बाद जो है ना परमिएबिलिटी बढ़ती है और इंटर एंडोथेलियल जंक्शन जो है ना वो दूर दूर हो जाते हैं, इंटर एंडोथेलियल सेल्स जो है ना एक दूसरे से, तो उसमें जो है ना ये इन्वॉल्व है। अब इसको रिलीज़, इसकी डीग्रेनुलेशन का स्टिमुलस कौन सा होता है? एक तो कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ आके आईजी एंटीबॉडीज़ में पता है कि मास्ट सेल्स के साथ जो है ना लगी हुई होती है। जब कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट आके जो है ना इनके साथ बाइंड करता है तो डीग्रेनुलेशन होती है। इसके बाद जो है IL-1, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 8 भी जो है इसके रिलीज़ को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ और इंटरल्यूकिन 1 एंड 8। इसके बाद है जो है ना ये प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स एंड द ल्यूकोसाइट्स, एंड ल्यूकोट्राइन्स भी सेम मास्ट सेल्स ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम वेजोडाइलेशन है, पेन है और फीवर है। ल्यूकोट्राइन्स का काम जो है ना वास्कुलर परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज़ कराना है। इसके अलावा कीमोटैक्सिस को, ल्यूकोसाइट एडहेरेंट एक्टिवेशन को। ये हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखें एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स मैंने बताया जो लिपिड मीडिएटर्स है, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, दीज आर द एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलाइपेसेस 1-2 की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड टूटता है तो जो है ना ये बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और द ल्यूकोट्राइन्स। अब एराकिडोनिक एसिड के में जो ये हैं मीडिएटर्स, इनको हम ईकोसिनाइड्स भी कहते हैं। अब है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने बताया मास्ट सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स में मैक्रोफेजेस वगैरह एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दिस आर इन्वॉल्वड इन बोथ वास्कुलर एंड सिस्टेमिक रिएक्शंस। वास्कुलर रिएक्शन तो यही बताया ना कि परमिएबिलिटी वगैरह इंक्रीज़ कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टेमिक रिएक्शन है वो ये है कि जो है ना पेन और फीवर भी करा रहे होते हैं। तो उनमें कौन कौन से शामिल हैं ये टेबल कर लेना है आपने। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है सारे प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2, E, IDE ये सारे जो है ना वेजोडाइलेशन करा रहे हैं।
ठीक है, ये सारे वेज ऑफ डायलेशन करा रहे हैं। इसके अलावा जो PGD2 है ना, D2 इट इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द मास्ट सेल्स। ठीक है, और D2 जो है ना ये कीमो अट्रैक्टेंट भी है। एक मैंने बताया ना कि वेज ऑफ डायलेशन करा रहे हैं सारे, और जो D2 है वो कीमो अट्रैक्टेंट भी है। इसके अलावा जो है ना ये है हमारा PGE2 जो है ना स्किन, इट मेक्स द स्किन हाइपर सेंसिटिव टू पेनफुल स्टिमुलाई, और ये फीवर कॉज कराने के लिए भी जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फीवर भी हो गया, सिस्टमिक रिएक्शंस में फीवर भी हो गया, और जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेन। इसके अलावा जो है ना हमने वेजोडाइलेशन पढ़ा, और D2 जो है ना कीमो अट्रैक्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह सिस्टमिक और दोनों जो है ना रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद जो है ना वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में आते हैं थ्रोम्बोक्सेन A2 एंड लिकोट्राइन CDE4, दिस कॉज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। थ्रोम्बोक्सेन A2 जो है ना ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी प्रमोट कराता है, और इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी में जो है ना ये इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी में भी तीनों ही इन्वॉल्व है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहे हैं और ना वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो कीमोटैक्सिस है उसमें सिर्फ लिकोट्राइन B4 इन्वॉल्व है। तो लिकोट्राइन्स का क्या हो गया ओवरऑल फंक्शन, एक तो ये जो है ना वास्कुलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, फार्मा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, और वास्कुलर परमिएबिलिटी को जो है ना इंक्रीज़ कराते हैं। लेकिन जो B4 है वो जो कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व है। यहाँ से भी हो जाएगा आपका, देखें लिकोट्राइन्स हैं CDE, these are cause bronchospasm and the increased vascular permeability, but B4 where is B4, हाँ, but लिकोट्राइन B4 is act as chemo attractant। ठीक है, हम लिकोट्राइन्स हो गए, थ्रोम्बोक्सोन भी हो गया। इसके बाद है जिनमें साइटोकाइंस these are actually प्रोटीन्स मेड बाय द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट मैक्रोफेज एंड डेंड्रिटिक सेल्स। इसके अलावा कुछ एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स भी इनको बनाते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना इट मीडिएट एंड रेगुलेट इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। ठीक है, बेसिकली साइटोकाइन जो है ना बिटवीन द इम्यून सेल्स जो कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन या कोई और काम करते हैं दौरान जो है ना इम्यून सेल्स के दरमियान जो आपस की कम्युनिकेशन होती है इट इज़ मीडिएटेड थ्रू द साइटोकाइंस। ठीक है, अब इनमें कीमोकाइंस आते हैं, इंटरल्यूकिन्स आते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ये जो है ना ये सारे इनमें आ रहे होते हैं। ठीक है, उसमें पहले अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 है। अब इसका आगे जो है ना टेबल दिया हुआ है वहाँ से हो जाएगा ये सारे साइटोकाइंस वगैरह। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड IL-1, these both are produced, tumor necrosis factor 1 is produced by the macrophages and mast cells in the T lymphocyte, and it stimulates the expression of endothelial adhesion molecules and other cytokines। इसके अलावा सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, जो हमने पढ़ा था ना वास्कुलर परमिएबिलिटी के बाद जो है ना हमने पढ़ा था जो लिकोसाइड रिक्रूटमेंट थी उसमें जो है ना एडीएन चाहिए थी हमें लिकोसाइड्स की, और उसके बाद जो है ना एडीएन 2 तरह की थी, हमें पढ़ा था कि जो है ना इंटेग्रेंस के थ्रू थी और सिलेक्टेंस के थ्रू थी। उसके बाद जो है ना वो कीमोटैक्सिस के ज़रिए जाते थे। तो इनका ये काम है कि जो है ना ये एडीएन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कराते हैं। इसके अलावा अदर साइटोकाइंस को भी रिलीज़ कराते हैं और सिस्टमिक इफेक्ट होता है। इंटरल्यूकिन 1 का भी सेम फंक्शन है, लेकिन ये जो है ना ये फीवर के में भी इन्वॉल्व होता है, लाइक ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को रेज़ करेगा और जो है ना फीवर भी कॉज कराएगा। और मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल एंड सम एपिथेलियल सेल्स से जो है ये रिलीज़ हो रहा होता है। इसके बाद जो है ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 हो गया। जो इंटरल्यूकिन 6 है, अब इंटरल्यूकिन 6 इट प्रोड्यूस बाय द मैक्रोफेजेस सेल्स, सिस्टमिक इफेक्ट्स हैं कि एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स को जो है ना इंक्रीज़ करा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर था ना इसका एक और रह गया, ये ना एनर्जी बैलेंस को प्रमोट करते हैं, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कैचेक्सिया में इन्वॉल्व होता है या फिर मसल वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 जो है ना सिस्टमिक एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में जो है ना इन्वॉल्व होता है, ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स को बाय द लीवर जो है ना इंक्रीज़ कराता है। जैसे यहाँ पे देख लें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 यही हमने पढ़े हैं ना। इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन एंड हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा और जो है ना फीवर को जो है ना प्रोड्यूस कराएगा बॉडी में। इसके अलावा जो है ना इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 दे बोथ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इसके बाद जो ये तीनों हैं ये लिकोसाइट प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करा रहे होते हैं। ठीक है, अब लोकल इनके रिएक्शंस की बात करें तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 क्या करा रहे हैं, एक्सप्रेशन है एडीएन मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा जो है ना फ्रॉम द लिकोसाइट्स एंड द टी सेल्स दे आल्सो मीडिएट द प्रोडक्शन ऑफ अदर कीमोकाइंस, और भी कीमोकाइंस जो है इनसे रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 से।
इनके दोनों के क्या काम थे कि एक्सप्रेशन ऑफ द एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स, अदर साइटोकाइंस, और इसके अलावा सिस्टमिक इफेक्ट्स भी होते हैं इनके। और इंटरल्यूकिन 6 का था कि एक्यूट फेज प्रोटीन्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और नॉन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का था कि इट कॉजेज कैचेक्सिया, प्रमोट्स एनर्जी बैलेंस। ठीक है, इसके बाद जी कीमोकाइंस है। कीमोकाइंस इज प्रोड्यूस बाय द मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स एंड अदर सेल टाइप। मतलब तकरीबन सारे ही सेल्स है जो हमारे इम्यून सेल्स उनसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मैक्रोफेज, टी लिम्फोसाइट, एंडोथेलियम, मास्ट सेल वगैरह वगैरह। कीमोकाइंस का क्या काम है? बेसिकली दे एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट टू द साइट इन्फ्लामेशन एंड माइग्रेशन। इसके अलावा कीमो अट्रैक्टेंट इनका मेन काम होता है। रिक्रूटमेंट भी कराते हैं, माइग्रेशन भी कराते हैं सेल्स की, जिसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब कीमोकाइंस में दीज आर द कीमो अट्रैक्टेंट फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द लिपोसाइट। इनकी जो है ना फर्दर जो है इनकी क्लासीफाई किया हुआ है फर्दर ग्रुप्स में। CXC कीमोकाइंस है। CXC कीमोकाइंस में दो सिस्टीन रेजिड्यूज के दरमियान एक अमाइनो एसिड होता है। ये न्यूट्रोफिल्स के लिए स्पेसिफिक है। IL-8 इंटरल्यूकिन 8 जो है इसमें शामिल आता है, और मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल्स वगैरह से जो है रिलीज हो रहे होते हैं ये। ठीक है, और ये कीमोकाइंस इनकी प्रोडक्शन कौन कराते हैं? इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। मैंने पहले बताया था कि एक मीडिएटर जो है दूसरे मीडिएटर को जो है ना उसके रिलीज को प्रमोट करा रहा होता है। इसके बाद CC कीमोकाइंस हैं। दो सिस्टीन के दरमियान कोई अमाइनो एसिड नहीं होता है। इनमें आती हैं MCP और MIP। मोनोसाइट कीमोअट्रैक्टेंट प्रोटीन एंड मैक्रोफेज इन्फ्लामेटरी प्रोटीन। ठीक है, दीज एक्ट एज द कीमोअट्रैक्टेंट फॉर द मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स वगैरह। लेकिन जो ईओटेक्सिन है ना, जिस MCP के साथ जो एक हमने ईओटेक्सिन देखी थी, ईओटेक्सिन जो है ना इट्स स्पेसिफिक फॉर द इओसिनोफिल्स। इसके बाद C कीमोकाइंस है। इनमें फर्स्ट और थर्ड नहीं होता सिस्टीन रेजिड्यू, एंड दीज आर स्पेसिफिक फॉर द लिम्फोटेक्टिन्स। ठीक है, ये लिम्फोटेक्टिन्स हैं, लिम्फोसाइट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। CX3 कीमोकाइंस जो है ना इनमें 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं बिटवीन द 2 सिस्टीन रेजिड्यूज, और इनमें फ्रैक्टेल्किन है जो कि इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक सरफेस के ऊपर बाउंड होती है और एक जो है ना सॉल्युबल फॉर्म होती है। जो सरफेस के ऊपर बाउंड होती है वो एडहियन ऑफ द मोनोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो सॉल्युबल फॉर्म होती है वो कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब जो कीमोकाइंस हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से पढ़े हमने? CX3 कीमोकाइंस हमने पहले CXC पढ़ा था। CXC पढ़ा था जो कि न्यूट्रोफिल्स के लिए स्पेसिफिक था, इनमें IL-8 आ रहा था। CC पढ़ा था जो कि मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, इन सब को जो है ना इन सब की कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व था। इसमें हमने ईओटेक्सिन पढ़े थे, MIP और MCP पढ़ा था। C कीमोकाइंस में लिम्फोटेक्टिन है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और जो CX3C है इसमें मोनोसाइट और T सेल्स के DN प्लस कीमोटैक्सिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद IL-17 इट इज़ प्रोड्यूस बाय द टी लिम्फोसाइट, और ये रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट्स की रिक्रूटमेंट कराता है। इस वजह से एक्यूट प्लस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन के हो गए मीडिएटर्स। इसके बाद जो है ना साइटोकाइंस के हो गए। इसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो उसमें IL-12 होता है बाय द डेंड्रिटिक मैक्रोफेजेस सेल। इंटरफेरॉन गैमा की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। इंटरफेरॉन गैमा क्या कराता है? जो है ना मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराता है, और IL-17 जो है ना न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को लेके आता है। ठीक है, अब पहला क्या काम है? IL-12 का, ये इंटरफेरॉन गैमा की प्रोडक्शन कराएगा। इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराएगा, और इसके अलावा जो 17 का काम है वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की जो है रिक्रूटमेंट है। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो उधर से हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, इम्यूनो से हो जाएगा। जो इस टॉपिक में रह गए थे वो रह गए थे एंटागोनिस्ट। ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक एसिड मेटाबोलाइट्स पढ़े थे इनके एंटागोनिस्ट रह गए थे, तो वो मैं बता देती हूँ। अब जो साइक्लोऑक्सीजनेज है उसमें साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 दोनों के इनहिबिटर्स होते हैं। उनमें एस्पिरिन, इंडोमेथासिन वगैरह, एस्पिरिन रिवर्सिबली बाइंड करती है। ठीक है, इनमें तो जो इससे पहले हम देख लें, ये वैसे उधर से जो फार्मा का टॉपिक है ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला, वहाँ से आराम से हो जाता है, लेकिन जो कि पत्थों कर आ रहे हैं तो मैं इधर भी बता देती हूँ। जो साइक्लोऑक्सीजनेज 1 होता है ना, इसका क्या काम होता है? इन्फ्लेमेशन प्लस फिजियोलॉजिक फंक्शन होता है, लाइक ये गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स को जो है ना प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द एसिड इंड्यूस्ड इंजरी। ठीक है, और जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है वो सिर्फ इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से अगर हम जो है ना सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स दें तो वो सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होगा उनका, बाकी हमारे जो फिजियोलॉजिक फंक्शन है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हम COX-1 इनहिबिटर दें तो उनके गैस्ट्रिक एपिथेलियल या गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर जो है ना इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो है ना अल्सर्स वगैरह के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे। लेकिन जो है ना ये COX-2 इनहिबिटर्स भी जो है ना नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी वजह से जो है ना वो हो जाता है सेरिब्रोवास्कुलर कार्डियोवास्कुलर जो है ना इवेंट्स जो है ना बढ़ जाते हैं, थ्रोम्बोसिस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि जो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 है इससे प्रोड्यूस होता है प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 जो कि थ्रोम्बोक्सिन को अपोज कर रहा होता है। थ्रोम्बोक्सिन क्या कराता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 ये कराता है वेजो कंस्ट्रिक्शन और ना प्लेटलेट एग्रीगेशन, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन वेजो डायलेशन करा रहे होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को अपोज कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो बैलेंस है ना वो हमारे हार्ट की डिजीज़ नहीं होने देता। अगर ऐसा हो कि जो ना थ्रोम्बोक्सिन ज़्यादा बन जाए तो वो ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बस वगैरह के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा होंगी। ठीक है, इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है, ये तो साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर पढ़े थे ना, इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर है। उसमें जो है एनसेड्स जो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे मैंने बताया एस्पिरिन वगैरह एंडोमेथासिन, वो सिर्फ को साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इफेक्ट करती हैं, इसको इफेक्ट नहीं करती। इनमें जो है ज़ोल्यूटेन है जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है और ये जो है ना लिपोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट कर रहा होता है ज़ोल्यूटेन, क्योंकि लिकोट्राइन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लिपोऑक्सीजनेज पाथवे के ज़रिए, इस वजह से इसको इनहिबिट कर देंगे तो वेसोकंस्ट्रिक्शन ब्रोंकोस्पाज्म जो है ना नहीं हो सकेगा और जो है ना अस्थमा से के ट्रीट हम कर सकेंगे। इसके बाद जो है ना रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, मोंटेलुकास्ट ज़ेफिलुकास्ट होते हैं, लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये भी अस्थमा में इसमें उसमें उसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो है ना लास्ट में रह गया लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट हो गया रिसेप्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, दीज आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ठीक है, ये साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को इनहिबिट करेंगे, फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेंगे, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। इसके अलावा जो है ना जो वो हो गया साथ में इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसको भी जो है ना सेंसेस वगैरह को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट में लिपोक्सिन्स A और B, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये बाकी सारे इन्फ्लामेशन में सारे इन्वॉल्व थे, जो इनहिबिटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन है लिपोक्सिन A एंड B4। इसके अलावा जो है ना IL-13 एंड IL-10, इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 10, दीज आल्सो आर द एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना साइटोकाइंस। ठीक है, लिपोक्सिन्स और लिपोक्सिन A एंड B एंड इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं ये जो है ना UQ है, तो इसमें जो है ना आप टेबल भी लिख देंगे ना तो आराम से हो जाएगा, टेबल में ही सारा हो जाता है। सिर्फ ये याद रखने के जो है ना मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपेज के जरिए टूट और एरोनिक एसिड बना, उसमें जो है फिर फर्दर साइक्लोऑक्सीजनेज और 5 लिपोऑक्सीजनेज बनता है और साइक्लोऑक्सीजनेज से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और उनके जो सारे फंक्शन बताए में थ्रोम्बोक्सिन DE वगैरह का और प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह का सारे ही वेजोडाइलेशन और इंक्रीज परमिएबिलिटी करा रहे थे। जो A2 है ना ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा था और प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करा रहा था। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में पढ़ा हमने, तो उसमें लिकोट्राइन B4 जो है ना कीमोट्रैक्टर का काम करता है और में CDE जो है ना दे कॉज ब्रोंकोस्पाज्म एंड इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में लिपोक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर द इनहिबिटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन। फिर हमने लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़े, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह पढ़े। एक चीज़ जो है ना ये यहाँ टेबल से समरी ये सारा हो जाएगा जैसे पीछे पढ़ा। वेजोडेशन कौन करा रहे हैं, मेनली हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स करा रहे हैं, सारे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स करा रहे थे तकरीबन थ्रोम्बोक्सिन के अलावा। इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी भी जो है ना ये लिकोट्राइन्स करा रहे होते हैं। इसके अलावा C3A C5A कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं, हिस्टामिन जो है ना करा रहा होता है। इसके बाद कीमोटैक्सिस में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कीमोटैक्सिस में जो है ना कीमोकाइंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, लिकोसाइट रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन में या DN वगैरह में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और IL-1 इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो B4 है B4 कीमोट्रैक्टर का काम करता है। फीवर में इंटरल्यूकिन 1 और जो है ना ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मैंने बताया था कि जो PGA2 है वो फीवर में और जो है ना इट्स आल्सो इन्वॉल्व इन द हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेन। इसके अलावा पेन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रैडिकाइन है, वही पेन में वो PGA2 आ जाएगा, इसके अलावा ब्रैडिकाइन आ जाएंगे। टिश्यू डैमेज में जो है ना लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं।